हेलो एंड वेलकम माय डियर फ्रेंड इन इलेक्ट्रिकल मशीन सेकेंड वीडियो लेक्चर। जैसा कि आप जानते हैं कि इस चैनल पे इंडक्शन मोटर जो कि चैप्टर नंबर फर्स्ट है उसके वीडियोस अपलोड हो रहे हैं। तो कल के वीडियोस में हमने पढ़ा था पावर फ्लो डायग्राम ऑफ इंडक्शन मोटर, जिसमें हमने देखा था कि पावर जो है किस किस स्टेप में कैसे फ्लो होती है इंडक्शन मोटर में। आज के वीडियो लेक्चर में हम पढ़ने वाले फैक्टर डिटरमाइनिंग द टॉर्क, बहुत ही इंपॉर्टेंट, सो मच इम्पॉर्टेंट फॉर योर upcoming exam as well as for a competition. So let's start the topic. Today topic factor determining the torque. तो देखिए टॉर्क इक्वेशन ऑफ थ्री फेज इंडक्शन मोटर। सबसे पहले बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करते हैं, बिकॉज बेसिक इज़ रियली इंपॉर्टेंट। क्योंकि अगर हमारा न्यू अच्छा रहेगा तो हम कितना भी मतलब आगे बढ़ सकते हैं। तो व्हाट इज़ टॉर्क? बिकॉज जैसा कि मैं देखा हूँ बहुत से स्टूडेंट अभी भी जो हमारे क्लासमेट हैं उनको अभी क्लासमेट है या अदर कॉलेज में भी उनको टॉर्क का ही डिफिनीशन नहीं मालूम है। अगर टॉर्क का डिफिनीशन नहीं मालूम है, हाउ दे कैन गोइंग टू आई मीन लर्न हायर एजुकेशन अबाउट टॉर्क। तो देखिए, विदाउट गोइंग टू वेस्ट टाइम जस्ट कम ऑन द टॉपिक। टॉर्क इज अ ट्विस्टिंग और टर्निंग फोर्स दैट टेंड्स टू कॉजेज रोटेशन अराउंड द एक्सिस। मतलब एक ही ट्विस्टिंग और टर्निंग फोर्स है जो कि किसी भी ऑब्जेक्ट को उसकी रोटेट करा देती है उसके एक्सिस से। ऐसे अगर कोई भी वस्तु रोटेट करने लगे, मतलब रोटेट करने लगे एट स्टार्टिंग, अगर कोई भी चीज़ रुकी रहती है तो बहुत ज़्यादा टॉर्क होता है जब वो चलने की कोशिश करती है, लेकिन वहाँ पे स्पीड कम होता है। स्पीड और टॉर्क में यही डिफरेंस है कि टॉर्क जो है बस घुमाने की कोशिश करता है, और फोर्स ट्विस्टिंग और टर्निंग फोर्स दैट टेंड्स कॉजेज द रोटेशन ऑन द एक्सिस। जैसे ये एक्सिस हो गया तो इसके एक्सिस के अराउंड रोटेट कराने के लिए जो फोर्स लगता है वो फोर्स जो होता है उसे टॉर्क कहते हैं, राइट। टॉर्क इज अ कपल ऑफ फोर्स, दो कपल ऑफ फोर्स चाहिए, एक ऐसे एक ऐसे। मतलब इसको कपल ऑफ फोर्स कहते हैं। हम फर्स्ट ईयर में नहीं है कि आपको बहुत अच्छे से डिफाइन करें व्हाट इज टॉर्क। जस्ट इतना जानिए कि टॉर्क एक ऐसा फोर्स है, ट्विस्टिंग फोर्स, जो कि किसी भी ऑब्जेक्ट को उसके एक्सिस के अराउंड मतलब घुमाने के लिए हेल्प करता है। तो चलिए अब देखते हैं टॉर्क का इक्वेशन। हम डीसी मोटर में पढ़े थे, एज वी नो टॉर्क इक्वल टू फाई आई ए, जो आई था आर्मेचर करंट था डीसी मोटर में। लेकिन अब इंडक्शन मोटर में पढ़ेंगे तो टॉर्क डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है फाई आई टू कॉस आई टू। मतलब ये आर्मेचर करंट है और ये आर्मेचर का एंगल है, मतलब पावर फैक्टर है। तो यहाँ से देखिए कांस्टेंट तक लाएंगे। यहाँ पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, टी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फाई आई टू कॉस फाई टू। तो के जो कांस्टेंट ला दिए तो क्या हो जाएगा फॉर्मूला, टी टी इक्वल टू के आई टू फाई कॉस फाई टू, राइट। उसके बाद आप तो अब देख लिए कितना इक्वेशन क्या होता है टॉर्क का। आप चलते हैं आगे। तो यहाँ पे देखिए फाई क्या है, फ्लक्स पर स्टेटर पोल। फाई क्या है, फ्लक्स पर स्टेटर पोल। स्टेटर के पर पोल पे कितना फ्लक्स जनरेट हो रहा है वो फाई है। आई टू जो है रोटर करेंट एट स्टैंड स्टिल। स्टैंड स्टिल मीन्स रुका हुआ, अभी चल नहीं रहा है, तो रोटर में कितना करेंट आई टू। और फाई जो है एंगल बिटवीन रोटर ईएमएफ एंड रोटर करेंट। रोटर की ईएमएफ और रोटर की करेंट के बीच का एंगल फाई टू है, और की आप जानते हैं कांस्टेंट है। नाउ वी आर गोइंग टू जस्ट अहेड। अब पढ़ेंगे हम एट स्टैंडिल कंडीशन, एट स्टैंड स्टील। स्टैंड स्टील मतलब बताया अभी हमारा मोटर चल नहीं रहा है, अभी रुका हुआ स्टेट में है। तो उस समय जो E2 होगा, E2 जो हमारा ईएमएफ होगा वो फ्लक्स के बराबर होगा। फ्लक्स के बराबर होगा तो यहाँ से हम जो हमारा फाई था टी इक्वल टू क्या था, के फाई और आई टू कॉस फाई टू। तो ई के फाई के जगह पे हम E2 से रिप्लेस करेंगे तो हमारा फॉर्मूला क्या बन के आएगा, टी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू E2 आई टू फाई कॉस फाई टू। तो यहाँ से फिर अगेन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हटाने के लिए कांस्टेंट लाएंगे तो टॉर्क का फाइनली एक इक्वेशन स्टैंड स्टिल के लिए क्या आ जाएगा, टॉर्क इक्वल टू E2 आई टू कॉस फाई टू। अब देखिए यहाँ से हम केसेस देखते हैं। अगर सपोज हमारा जो मोटर है उसमें प्योरली रेजिस्टिव है, तो आप जानते हैं कि प्योरली रेजिस्टिव के लिए पावर फैक्टर 1 होगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं पावर फैक्टर अगर 1 होगा, अगर हम यहाँ 1 पुट करेंगे टॉर्क इक्वेशन में तो टॉर्क मैक्सिमम आएगा, जो कि पॉसिबल ही नहीं है। क्या किसी मोटर में प्योरली इंडक्टिव बिना कॉइल के यूज़ करके हम मोटर बना सकते हैं? इट्स नॉट पॉसिबल। तो पॉसिबल ही नहीं है कि टॉर्क मैक्सिमम हो, मतलब ये कंडीशन पॉसिबल नहीं है। अब चलते हैं, देखिए अगर मान के चलिए प्योरली हमारा केस 2 देखते हैं। अगर हमारा मान लीजिए रोटर प्योरली इंडक्टिव या कैपेसिटिव हो, तो आप जानते हैं पहले के थर्ड सेमेस्टर में पढ़े होंगे कि प्योरली अगर इंडक्टिव या कैपेसिटिव को होती है हमारी कोई भी क्वांटिटी, तो उसके लिए पावर फैक्टर जो होता है, पावर फैक्टर जो होता है उसके बीच का मतलब वो जीरो होता है, राइट। क्योंकि 90 डिग्री लैग या 90 डिग्री लीड करता है एंगल, तो cos 90 की वैल्यू जीरो होती है, इसलिए पावर फैक्टर जीरो हो जाएगा। तो अगर हम इस फार्मूले में टॉर्क फार्मूले में रखेंगे cos फाई इक्वल टू जीरो, तो हमारा जो टॉर्क आएगा जीरो, राइट। तो आप देख सकते हैं
दो केसेस, एक प्योरली रेजिस्टिव के लिए, प्योरली इंडक्टिव के लिए। अब यहाँ से स्टार्ट होता है मेन टॉपिक। स्टार्टिंग टॉर्क निकालेंगे इंडक्शन मोटर में। तो देखिए स्टार्टिंग टॉर्क में बी ग्रेटर देन रनिंग टॉर्क। रनिंग टॉर्क से अधिक भी हो सकता है कुछ केसों में, और कुछ केसों में कम भी हो सकता है। चलिए पढ़ते हैं कैसे क्या होगा। तो एज वी नो डेट, अभी हमने इसको प्रूव किया था, कैसे आया ये फार्मूला, टी इक्वल टू के ई टू आई टू कॉस फाई टू। तो यहाँ से देखिए हम अभी हम स्टार्टिंग के लिए ले रहे हैं। तो स्टार्टिंग में करेंट रोटर के लिए आई टू होगा, और आई इक्वल टू क्या होता है, भी अपन आई। तो यहाँ पे भी को हम रिप्लेस करेंगे ई टू से, और आर को रिप्लेस करेंगे जेड टू से, इम्पीडेंस से, क्योंकि यहाँ पे रेजिस्टेंस और इंडक्टेंस भी है। तो यहाँ ई टू और रेजिस्टेंस प्लस इंडक्टेंस बराबर क्या होगा, इम्पीडेंस। तो यही जो आई टू हमारा, देखिए आई टू यहाँ से, और कॉस फाई टू इक्वल टू आर टू बाई जेड टू होता है, याद कर लीजिए। तो आर टू इतना हो जाएगा, आर टू तो आर टू हो जाएगा, जेड टू को क्या करेंगे, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, क्योंकि इम्पीडेंस भी है। अब जो ये वैल्यू कॉस का और ये जो आई टू का आया है, इसको इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे। देखिए अगर इक्वेशन नंबर, यहाँ पे इक्वेशन नंबर 1 में हम पुट करते हैं, तो ई टू का वैल्यू हमारा आया था, ई टू अपन रूट में आर स्क्वायर प्लस एक्स टू का होल स्क्वायर, और कॉस फाई टू का भी हम वैल्यू इसमें रखेंगे। तो हमारा फाइनली क्या आ जाएगा, देखिए यहाँ से दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से रूट हट जाएगा। तो हमारा टॉर्क जो होगा इस स्टार्टिंग कंडीशन में क्या आएगा, K1, और ये दोनों का होल स्क्वायर हो जाएगा, ई टू का होल स्क्वायर आर टू अपन, अब ये अंडर रूट हट जाएगा, तो आर टू का स्क्वायर प्लस एक्स टू का स्क्वायर, राइट। और यहाँ पे आप देखिए कांस्टेंट लगा रहे हैं हम, इस कांस्टेंट का वैल्यू जो होता है आप याद कर सकते हैं, 3/2π/NS होता है, 3/2π/NS। तो यहाँ पे देखिए हमने हाईलाइट भी किया है, स्टार्टिंग में टार्क कितना होगा, अगर किसी इंडक्शन मोटर स्टार्टिंग में टार्क कितना होगा, K1 ई टू का होल स्क्वायर आर टू का होल स्क्वायर प्लस एक्स टू। ये याद करना है, देखिए कैसे भी आप कीजिए। इसमें इसमें हम क्या समझा सकते हैं, बस यही समझा सकते हैं जो मेन मेन चीज़ है। लेकिन ये डेरिवेशन है, डेरिवेशन आपको कैसे भी याद करना होगा, क्योंकि एग्जाम में अगर पूछेगा कि स्टार्टिंग टॉर्क क्या होता है, तो आपको ऐसे ही प्रूफ करना पड़ेगा। बस सिंपली क्या आपने किया, देखिए आपको अगर मालूम है फार्मूला, तो फार्मूला में बस आई टू और ई टू का वैल्यू रखना है, बस सॉरी आई टू और कॉस फाई टू का मान रखना है, हमारा स्टार्टिंग टॉर्क आ गया। यहाँ से एक और केस बनता है, देखिए इफ द सप्लाई वोल्टेज भी कांस्टेंट, सप्लाई वोल्टेज अगर कांस्टेंट रखे तो फ्लक्स भी कांस्टेंट होगा, आप पहले पढ़ चुके होंगे। तो यहाँ से हम सप्लाई, देखिए सप्लाई वोल्टेज अगर कांस्टेंट है तो फ्लक्स भी कांस्टेंट है। तो यहाँ से सब इसको हम क्या कर देंगे, कांस्टेंट मान लेंगे, क्योंकि फ्लक्स, और अभी हमने पढ़ा कि सप्लाई कांस्टेंट है, तो इसको के में ही, के मतलब कांस्टेंट होगा, के को K1 से मतलब K1 में ले लेंगे ई को, क्योंकि ये भी कांस्टेंट है। तो हमारा फाइनली अगर सप्लाई वोल्टेज कांस्टेंट होगा तो हमारा फॉर्मूला क्या आएगा, आर टू का होल स्क्वायर प्लस एक्स टू, डेट सिंपल। उसके बाद अब मैक्सिमम टॉर्क के लिए क्या हमारा मतलब कंडीशन होगा, तो मैक्सिमम टॉर्क के लिए आप शुरू से पढ़ते आ रहे हैं, हम डिफ्रेंशिएट करते हैं मैक्सिमम अगर निकालना हो। देखिए स्टार्टिंग टॉर्क को रिप्लेस करेंगे, यही फार्मूला है, जब हमारा सप्लाई वोल्टेज कांस्टेंट हो तो जो स्टार्टिंग टॉर्क है उसको रेजिस्टेंस जो R2 है उसके रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे। डिफ्रेंशिएट करेंगे तो आप जानते हैं, हमको बताना नहीं है, सबसे पहले इस क्वांटिटी को डिफ्रेंशिएट करते हैं। अब डिफ्रेंशिएट आप देखिए कैसे होता है, ये सही होगा, सही है। डिफ्रेंशिएशन कैसे करते हैं, पहले इसमें करते हैं तो R2 मतलब क्या होता है, अब आप समझ रहे होंगे डिफ्रेंशिएशन। डिफ्रेंशिएशन करने के बाद देखिए फाइनली हमारा R2 जो होगा x2 के बराबर आएगा, R2 जो होगा x2 के बराबर होगा, राइट। देखिए यहाँ पे ये मैटर नहीं करता कि हम आपको अब एक एक चीज़ बढ़ाएं, एक तो हम इतना मेहनत कर रहे हैं, वीडियोज़ का ड्यूरेशन बहुत ज़्यादा हो जाएगा अगर हम डिफ्रेंशिएशन आपको बताएं, तो आप अब ना क्या बोल सकते हैं, आप फर्स्ट ईयर में नहीं है कि आपको डिफ्रेंशिएशन बताया जाएगा एक चीज़। यहाँ से आप देख सकते हैं वीडियो को पॉज करके कैसे हुआ है। तो फाइनली R2 और x2 बराबर आता है। मैक्सिमम टार्क, कंडीशन फॉर मैक्सिमम टार्क, टार्क कब मैक्सिमम होगा, जब R2 x2 के बराबर होगा, ये याद रखिए। जब R2 x2 के बराबर होगा तब हमारा स्टार्टिंग टार्क जो होगा मैक्सिमम होगा, राइट। अब चलते हैं एक और पॉइंट है, इफेक्ट ऑफ चेंज इन सप्लाई वोल्टेज। अभी हमने कांस्टेंट सप्लाई पर देखा स्टार्टिंग टार्क, अब देखते हैं हमारा सप्लाई चेंज हो रहा है। देखिए सप्लाई चेंज होगा तो जो E2 है, फ्लक्स है, सॉरी जो E2 है EMF, वो वोल्टेज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, और वोल्टेज जो होता है फ्लक्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, अभी हमने पहले ही बताया है। तो देखिए यहाँ E2 जो है V से रिप्लेस करते हैं, तो K1 तो K1 ही रहेगा, E2 जो होगा V स्क्वायर हो जाएगा, R2 और R2 होल स्क्वायर और x2 का होल स्क्वायर, ऐसा ही रहेगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो ये हमने सर्कल किया, ये क्वांटिटी कांस्टेंट है, कांस्टेंट है, तो हमारा टॉर्क जो होगा किस
किससे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा? वोल्टेज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। जब हमारा सप्लाई वोल्टेज चेंज होगा, जब हमारा सप्लाई वोल्टेज चेंज होगा तो हमारा स्टार्टिंग टार्क किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा? वोल्टेज की स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। तो आपको बहुत ही ध्यान से इस अपने दिमाग में रखना होगा। अब चलते हैं टॉर्क अंडर रनिंग कंडीशन। अभी तक हमने स्टार्टिंग कंडीशन का टॉर्क देखा, अब हम चलते हैं रनिंग कंडीशन पे। तो देखिए रनिंग कंडीशन में सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है? स्लीप आ जाता है, क्योंकि स्टार्टिंग टार्क में स्लीप जो होगा, स्लीप का आपने फार्मूला देखा था, स्लीप इक्वल टू एन एस अपान एन आर माइनस एन एस। तो जब हमारा रोटर मतलब रोटर हमारा मूव नहीं कर रहा है तो ये जीरो होता है, जीरो होता है तो ये स्लीप वन होता है। लेकिन जब हमारा मतलब रनिंग कंडीशन आता है तो इसका कुछ वैल्यू आता है, और स्लीप आप जानते हैं कि जीरो से वन के बीच में लाई करता है। तो अगर आपने नहीं पीछे का वीडियो देखा तो देखिए, उसके बाद आइए, आपको बहुत अच्छे से टॉर्क अंडर रनिंग कंडीशन समझ में आएगा अगर आप पीछे के वीडियो को कंसेप्चुअली क्लियर करके आ रहे हैं तो एज वी नो, मतलब हम जानते हैं, अभी हमने बताया कि टॉर्क जो होगा फाई आई टू कॉस फाई टू के बराबर होता है। तो यहाँ जो आई टू जो होगा, आई टू को रिप्लेस कर देंगे आई आर से, और कॉस फाई टू को कर देंगे कॉस फाई आर से, क्योंकि रनिंग कंडीशन के लिए है। और ये अभी ऊपर हमने स्टार्टिंग कंडीशन के लिए देखा, तो प्लीज़ यहाँ पे ये दिमाग में रखिए कि हम अब रनिंग कंडीशन के लिए देखने जा रहे हैं। और रनिंग कंडीशन में स्लीप आता है, प्लीज़ स्लीप आता है, इतना ध्यान बस रखिए, स्लीप। तो देखिए आई सेम सेम मेथड है, इसमें भी आई और कॉस फाई का वैल्यू निकाल के रखेंगे। तो देखिए इसमें क्या हो जाएगा, आई आर इक्वल टू क्या हो जाएगा, ई आर अपन जेड आर, और ई आर जो होगा वो उसमें स्लीप आ जाएगा, स्लीप से मल्टीप्लाई होगा। और देखिए रेजिस्टेंस तो चेंज नहीं होता, आपको पहले भी हमने जब स्क्वायरल केज स्क्वायरल केज कंस्ट्रक्शन बता रहे थे तो उसमें कोई स्लीप का रेजिस्टेंस से कोई भी मतलब इफेक्ट नहीं पड़ता है। तो यहाँ जो ई आर होगा उसको स्लीप से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि इसमें स्लीप की कंडीशन आ जाएगा। और जो ये आप जानते हैं कि जेड इक्वल टू अभी हम स्टार्टिंग में पढ़ रहे थे, तो आर स्क्वायर प्लस क्या हो रहा था, प्लस आर स्क्वायर आर टू का होल स्क्वायर प्लस एक्स टू का होल स्क्वायर हो रहा था। लेकिन अब इंडक्टेंस आ रहा है तो इंडक्टेंस में हम स्लीप से मल्टीप्लाई करेंगे, बस इतना याद रखना है। तो हमारा आई आर के लिए इतना आ जाएगा, एस ई टू अपन आर टू प्लस एस एक्स टू का होल स्क्वायर रूट में। अब कॉस फाई टू क्या हो जाएगा, कॉस फाई टू कॉस के लिए क्या होता है, आर रेजिस्टेंस अपन जेड आर, तो रेजिस्टेंस वैसे ही रहेगा आर टू, और आर टू का होल स्क्वायर प्लस एस एक्स टू का होल स्क्वायर, राइट। अब इसी वैल्यू को जो आया है हमारा आई आर और कॉस आर, इस टॉर्क के फार्मूला में रखेंगे। देखिए टॉर्क के फार्मूला में रखेंगे तो फाइनली हमारा जो रनिंग टार्क क्या आएगा, क्योंकि ये दोनों रूट में है तो ये हट जाएगा, और इसमें स्लीप से मल्टीप्लाई हो जाएगा। देखिए स्लीप से मल्टीप्लाई होगा कि एस वन ई टू का होल स्क्वायर आर टू का होल स्क्वायर प्लस एस एक्स टू का होल स्क्वायर। तो देखिए इसमें क्या हम बस देखिए, अगर स्लीप वन होता है, अभी हमने बताया कि स्टार्टिंग में स्लीप वन होता है, तो जहाँ जहाँ स्लीप है वहाँ अगर हम वन रख दिए तो ये हमारा स्टार्टिंग का आ गया। अगर आप पीछे पॉज करके देखेंगे पीछे जाके, तो स्टार्टिंग का टॉर्क क्या था, के ई स्क्वायर अपन के ई स्क्वायर आर टू अपन आर स्क्वायर प्लस एक्स, ये एस नहीं रहेगा सॉरी, एक्स टू का होल स्क्वायर, राइट, एस एक्स टू का होल स्क्वायर। तो देखिए बिल्कुल यही आ गया, बस हम यहाँ पे रनिंग में एस मल्टीप्लाई कर दिए हैं ई में और एक्स टू में, यही हमारा रनिंग का है। तो बस इतना याद रखना है कि इसमें स्लीप आ जाएगा, किसमें स्लीप आ जाएगा, रनिंग में, और यहाँ पे एस नहीं रहेगा, प्लीज़ याद रखिएगा। तो बस इतना याद रखना है कि हमारा रनिंग में स्लीप आ जाएगा और स्टार्टिंग में स्लीप नहीं होगा। यहाँ से वेरीफाई भी होगा, स्लीप इक्वल टू वन रखते हैं तो हमारा स्टार्टिंग टॉर्क के बराबर आ जाता है। अब चलते हैं कंडीशन मैक्सिमम फॉर रनिंग कंडीशन। अभी हमने स्टार्टिंग का देखिए, बिल्कुल सिमिलर है यार, क्या इसमें देखना है, हमें ज़्यादा दिमाग ही नहीं लगाना। अगर हम स्टार्टिंग का समझ गए तो बिल्कुल वैसा ही है। तो इसको भी जैसे ये टॉर्क का फार्मूला आ गया, टॉर्क के फार्मूले को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो इसमें थोड़ा सा बस ट्रिक है एक चीज़, कि हम ऐसे नहीं करेंगे, सपोज कर लेंगे y इक्वल टू वन अपन टी, क्योंकि ऐसे करने से हमारा जो डिफ्रेंशिएशन होगा वो आसान हो जाएगा। तो इसको बस हमें मतलब रेशनलाइज कर देना है। हम इसको उल्टा कर देंगे, न्यूमरेटर को डेनोमिनेटर कर देंगे। देखिए आर टू अपन यहाँ से देख सकते हैं, ऊपर का नीचे हो गया, मतलब अंश हर बोलते हैं ना हिंदी में, अंश को हर कर दिए हैं। तो आर टू का होल स्क्वायर अपन एस एक्स टू। अब जानते हैं कि यहाँ प्लस का साइन है तो इसको दो भाग में बांट सकते हैं मैथ के रूल के अनुसार। तो यहाँ से आप देख सकते हैं आर टू अपन कि नीचे वाला तो ऐसे ही रहेगा, एक बार आर टू के लिए एक बार एस एक्स टू, तो यहाँ से एक आर से ये आर टू कट गया, और यहाँ से एस जो है स्लीप, एक स्लीप से कट गया। तो फाइनली हमारा क्या आया, हमारा जो ये डी जो ये हमारा क्या बोल सकते हैं यार, जस्ट वेट,
हाँ जी, तो देखिए जो ये y है उसको ए स्लिप के रिस्पेक्ट में यहाँ पे, वहाँ पे r के रिस्पेक्ट में कर रहे थे डिफ्रेंशिएशन, यहाँ पे स्लिप के रिस्पेक्ट में करेंगे। यहाँ से देखिए, यहाँ से करेंगे तो नीचे स्लिप है, और आप जानते हैं कि 1/s का क्या होता है डिफ्रेंशिएशन, -1/s²। तो यहाँ से हो गया -1/s², और यहाँ पे स्लिप एक यहाँ बचा हुआ है, तो स्लिप से मल्टीप्लाई 1 से हो जाएगा, एस से कर रहे हैं तो डिफ्रेंशिएशन 1 हो जाएगा। तो फाइनली मैक्सिमम के लिए क्या करते हैं, dy/ds को इक्वल टू 0 करेंगे। 0 करेंगे तो यहाँ भी यही आएगा, लेकिन बस यहाँ पे देखिए, बस मेन डिफरेंस क्या है, मेन डिफरेंस ये है, यहाँ पे रनिंग कंडीशन में जो R2 है उसको स्लीप से मल्टीप्लाई हो गया है इंडक्टेंस में, और स्टार्टिंग में क्या था, स्टार्टिंग में बस स्लीप यहाँ पे जो आया है, यहाँ पे 1 रख लीजिए, तो R2 इक्वल टू x2 आ जाएगा। क्या स्टार्टिंग के लिए रनिंग में स्लीप आ जाएगा, बस इतना याद रखना है। देखिए हम तो आपके लिए पहले से ही टार्क स्लीप का कैरेक्टरिस्टिक जो होता है, टॉर्क और स्लीप के बीच में जो कैरेक्टरिस्टिक खींचा जाता है, उसको हम अपना मतलब हम तो नोट्स बना दिए हैं, देखिए देख सकते हैं, अगर आप पहले पढ़ चुके होंगे तो देख सकते हैं, बस हमको समझाना है। लेकिन टाइम 15 मिनट से अधिक हो गया है, तो ये बहुत टाइम ले लेगा। तो अगले वीडियो में हम टार्क और स्लीप के बीच के कैरेक्टरिस्टिक को समझाएंगे। तो आज के वीडियो में बहुत ही लंबा चला गया, इसमें रनिंग टार्क भी और स्टार्टिंग टार्क भी है और रनिंग टार्क भी है। तो अगर आपको कोई कहीं भी थोड़ा सा भी समझ में ना आया हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, और आई होप, मुझे नहीं लगता कि जैसे मैं आपके लिए नोट्स प्रिपेयर किया हूँ और जैसे समझाया हूँ आपको कहीं कन्फ्यूज़न हो। अगर कन्फ्यूज़न हो तो डोंट फॉरगेट टू comment here, and lastly I'd like to say don't forget to share as well, right? So lastly, thank you so much.